और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रही हैं, जानी मानी वकील हैं शोभा गुप्ता, और ऐसे मसलों पर काफ़ी काम किया है। आपका बहुत स्वागत है शोभा। ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, इसका इम्पैक्ट जो है वो कितना बड़ा होना चाहिए, यानी जो वॉइड या इनवैलिड मैरिजेस होते हैं वो कितने ज़्यादा होते हैं कि इस तरह के फैसले की ज़रूरत जो है वो पड़ रही है? मतलब मेरे पास डेटा नहीं होगा कदमनी ये बताने के लिए कितनी मैरिजेज हैं जो वॉइड और वॉइडेबल हों। पर हाँ, शायद एक कंफ्यूजन इस रिपोर्टिंग से था कि इलेजिटिमेट चिल्ड्रन को भी रिकॉग्निशन है। अच्छा। तो इलेजिटिमेट चिल्ड्रन बाय एंड लार्ज या इलेजिटिमेट चिल्ड्रन फ्रॉम अ मैरिज, सो कोर्ट ने यहाँ ये भी क्लेरिफाई किया है कि बेसिक प्रमाइस ये जरूरी है कि वहां एक शादी थी। वो शादी बाद में डिक्लेयर हो गई इनवैलिड या वो शुरू से ही वॉइड थी। मेजर कंसर्न ये था कि उन बच्चों का क्या होगा जो उस मैरिज में पैदा हो गए, वो मैरिज जो कि बाद में डिक्लेयर हो गई वॉइड। उन बच्चों को तय बात है, बिकॉज वो वॉइड डिक्लेयर हो गई तो इलेजिटिमेट हो जाएंगे, बट उनके राइट्स क्या होंगे, फिर उनके राइट्स का अफेक्ट क्या होगा ना। फॉर्चुनेटली सेक्शंस और प्रोविजंस क्लियर थे। कंफ्यूजन था, और इसलिए भी था पॉसिबली बिकॉज हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 16 में अमेंडमेंट 1976 में आया, जिसमें उन्होंने पहली बात तो ये कि लेजिटिमेसी टू द राइट तो दे दिया। तो जो बात आशीष भी कह रहे थे, आप उस परिवार के हिस्से हैं, सदस्य हैं या नहीं हैं, वो एक अलग विषय है जिसको कोर्ट ने नहीं बात करी। कोर्ट ने ये नहीं बोला कि आप सदस्य हो जाएंगे, पर क्योंकि सेक्शन 16 ये बोलता है कि आपका राइट बनेगा, जो एक लेजिटिमेट चाइल्ड का राइट है वही आपका भी राइट होगा, क्योंकि जब आपको कंसीव किया या आप पैदा हुए तब तक शायद बिगॉटन भी है इसमें कि मान लीजिए लेडी प्रेग्नेंट हो गई, अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ है, पर इस बीच में मैरिज वॉइड डिक्लेयर हो गई जी। तो उसके राइट का क्या होगा? उस राइट को कोर्ट ने, लॉ थी, मतलब ये नहीं है कि लॉ नहीं थी, प्रोविजंस थे, जजमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि ये इंटरप्रिटेशन होगी उन प्रोविजंस की कि उन बच्चों का हक बरकरार रहेगा, पर किन प्रॉपर्टीज में? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। मतलब पैतृक संपत्ति में भी जो हिस्सा है वो ये उनको समझने मिलेगा, वाली बात है। माँ बाप वाले में भी मिलेगा। हाँ, ये समझने वाली बात है कि ये पैतृक संपत्ति से संबंधित मैटर था, जिसमें हाँ। क्या पैतृक संपत्ति में आपका हक होगा, एक किन बच्चों का, जो जरूरी है बेसिक प्रमाइस की वहां शादी थी। हाँ। वो केसेस नहीं जहां पर शादी ही नहीं थी, अच्छा। जैसे लिव इन पार्टनर्स है, हाँ। वो एक अलग मुद्दा हो सकता है बहस का कि उन बच्चों का राइट क्या है, उसको कैसे कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है, पर इस जजमेंट का वो हिस्सा नहीं है। अच्छा, अगर आप हमारे दर्शकों के लिए समझा सकें कि कानूनन वॉइड मैरिज कब होता है, किस तरह से होता है। एक तो चाइल्ड मैरिजेस में कई बार ये होता है कि आगे जाकर डिक्री हो जाती है कि ये वॉइड मैरिज था, तो ये और कौन से मामले हैं जिनमें वॉइड या फिर मैरिज को नहीं हुई मैरिज ऐसा माना जाता है? तो ये कोर्ट ने यहाँ ये भी क्लियर किया कि ये हम केवल हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात कर रहे हैं, हम केवल मिताक्षरा लॉ की बात कर रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में हिंदू सक्सेशन दो तरीके से हो सकता है। हम हिंदू सक्सेशन की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर इस एक्ट में, जी। दाय भागा या मिताक्षरा। दाय भागा में आपका राइट जनरेट होता है आफ्टर डेथ ऑफ द प्रीडिसेसर्स। मिताक्षरा में द मोमेंट यू टेक बर्थ, आपकी जब पैदा होता है बच्चा तो उसका राइट जनरेट हो जाता है उस परिवार की पैतृक संपत्तियों में। आप हिंदुस्तान में ब्रॉडली मिताक्षरा लागू होता है, कुछ हिस्से हैं जहां नहीं होता, जैसे बंगाल में नहीं होता, झारखंड में नहीं होता, उड़ीसा में नहीं होता है। ये 3-4 हिस्से हैं देश के जहां पर दाय भागा लागू होता है, मिताक्षरा नहीं होता। तो मान के चलिए जजमेंट ब्रॉडली पूरे हिंदुस्तान को कवर कर रहा है। तो पहली बात मिताक्षरा, दूसरी बात केवल हिंदू सक्सेशन एक्ट। ना व्हाट यू जो आप पूछ रही हैं कि वैलिड मैरिज क्या है, वॉइड मैरिज क्या है और वॉइडेबल क्या है, तो मैरिजेस डिफाइन कर रखी है वैलिडिटी सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, जिसमें उम्र आपकी हो, आप मेजर हैं, आप माइनर नहीं हैं, सो 18 और 21 साल लड़की और लड़कों की। सेकेंडली, सपिंडाज नहीं है, आप सेम एंसेस्टर से नहीं आ रहे हैं आप।
हाँ। या फिर किसी और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं है, वो प्रोहिबिटेड कस्टम में भी हो सकता है। और ऐसा नहीं कि आपके पास पहले से आप शादीशुदा हैं या आपके पास आपका कोई स्पाउस है, पति या पत्नी। तो ऐसा अगर आप फॉल नहीं हो रहे हैं तो आप वैलिड मैरिज है। वॉइडेबल हो सकता है मैंने झूठ बता के करा, मैंने कुछ इस तरह का बात बताया अपने बारे में, अपनी कोई इस तरह की लाइलाज बीमारी थी जो मैंने छुपा ली, या फिर मैंने अपना लिंग नहीं प्रॉपरली बताया, जैसे आजकल काफी होता है सेक्स चेंज हो गया, ये होमोसेक्सुअल है या कुछ इस तरह की चीजें, या शादी वाला नहीं बताया। तो इस तरह के किसी भी तरह से कोई छुपाव है जिसकी वजह से आप डिक्लेयर करवा सकते हैं कि ये तो वॉइडेबल है। तो वॉइड सेक्शन 5 में जो है, जो कि बार्ड बाय लॉ है, वॉइडेबल अन्य वजहों से, तो आप डिक्लेयर करवा सकते हैं सेक्शन 11 सेक्शन 12 में जाकर उस मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं। हाँ। पर उस प्रोसेस, कानूनी प्रक्रिया के दौरान अगर बच्चा हो जाता है, कंसीव भी कर लिया अगर लेडी ने, तो उसके राइट को तो फ्रस्ट्रेट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए 1976 में हिंदू मैरिज एक्ट में अमेंडमेंट आया और उन्होंने बोला कि जो लेजिटिमेट चिल्ड्रन का राइट होगा वो ही इलेजिटिमेट का भी होगा। मैं बस ये विश करती हूँ ये वर्ड बदल जाए आगे से, इलेजिटिमेट बच्चों के लिए तो यूज ना ही हो, तो शायद वो समय भी आएगा जब कुछ ये मांग चली है, लेकिन अभी तक इस पर कुछ हुआ नहीं है। जी, तो ये बस फर्क जो है वो जो लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट वाला जो है वो यहाँ पर लागू हो जाता है, लेकिन मतलब केवल वो एक टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है। हाँ। कि पर अदरवाइज हक बराबर का मिल रहा है। हाँ, मतलब संपत्ति में हक बराबर का मिलेगा, परिवार में एक सदस्य के तौर पर हक मिले ना मिले। तो बेसिकली वो इस मुद्दा नहीं था इस जजमेंट का, वो इशू भी नहीं था जो रेफरेंस में गया था। तो मुझे नहीं लगता कि उस पर हम आशीष ने बोला और कोर्ट ने भी शायद उस पर एक पॉइंट दिया, पर शायद वो कानूनन फैसला नहीं है, क्योंकि अगर आप इस जजमेंट का कंक्लूजन का पार्ट देखेंगे तो उसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैटर ही यहाँ पर यही आया था कि उन बच्चों के पास क्या पैतृक संपत्ति में राइट जनरेट होगा। अब ये कुछ नया नहीं होने वाला था। क्यों? क्योंकि सेक्शन 3 डिफाइन करता है, सेक्शन 16 डिफाइन करता है बहुत क्लियरली कि इलेजिटिमेट चाइल्ड के पास क्या लेजिटिमेट चाइल्ड के बराबर वाला हक होगा, और जवाब उसका सीधा सीधा आप सेक्शन पढ़ेंगे तो एक तरह से हम माने कि धीरे धीरे करके इन कानूनों में सुधार हो रहे हैं, वो ये वाला भी एक सुधार की तरफ एक स्टेप है। इंटरप्रिटेशन है, कानून तो सही था पहले से। हाँ। मतलब कानून था, कानून में बदलाव नहीं हुआ है, कानून था 1976 में इम्प्रूव आ गया था। तो अगर आप सुधार की बात करें तो 1976 में सुधार हो गया था जी। पर वो कानूनी पहलू पे अभी तक कोर्ट्स ने इंटरप्रेट नहीं किया था, जो फॉर्चुनेटली अब सुप्रीम कोर्ट ने लॉ डिक्लेयर कर दिया पूरे हिंदुस्तान के। जी, बहुत शुक्रिया आपका शोभा, इसको समझाने के लिए हमारे दर्शकों के लिए, और उम्मीद करेंगे कि इसी तरह से इंटरप्रिटेशन जो है बदलते वक्त के साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में भी वो रिफ्लेक्ट होता रहेगा, उसका अक्स दिखता रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, बाय बाय।